पिछली 2 क्लासेस में हमने पढ़ा बैंक के दायित्व, लायबिलिटीज़। आज हम पढ़ेंगे बैंक की परिसंपत्तियाँ, असेट्स ऑफ बैंक। पहले भी बताया था कि बैंक के जो बैलेंस शीट होती है उसमें दोनों तरफ संतुलन बना रहता है, और जो बैलेंस शीट है उसका जो दाहिना पक्ष है, राइट पक्ष, जमाकर्ताओं द्वारा बैंक की उनके विश्वास पर सौंपे गए धन के उपयोग की तस्वीर बताता है। और बैंक की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वह जनता द्वारा सौंपे गए धन का प्रबंध कितनी कुशलता से विभिन्न परिसंपत्तियों में विनियोग करके करता है। विभिन्न परिसंपत्तियों में अपने साधनों का वितरण करते समय बैंकर 2 बातों पर ध्यान देता है। पहला, बैंक की जमाओं की जो नकदी में मांग होने पर उन्हें चुकाने के वो कितना योग्य है। इसलिए बैंकर के साधनों की तरलता पर बैंकर को ये ध्यान देना चाहिए कि संपत्ति कितनी तरल है। दूसरा, बैंकर को साधनों के जो आय है उस पर भी विचार करना चाहिए, जिससे कि साधनों की आय कर्मचारियों को वेतन, उधारों पर ब्याज चुकाने में सक्षम हो सके तथा कुछ भाग अंशधारियों के लाभांश के रूप में भी बच सके। इस प्रकार लाभदायकता पर भी विचार करना चाहिए। परंतु तरलता व लाभदायकता 2 विरोधी विचार हैं। अतः सफल बैंक व्यवसाय का रहस्य इस बात में है कि बैंक अपने साधनों को विभिन्न मदों में इस प्रकार से वितरित करे कि तरलता एवं लाभदायकता के दोनों विपरीत तत्वों के बीच उचित संतुलन स्थापित हो सके। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। किसी बैंक की परिसंपत्तियां उसके स्थिति विवरण में तरलता के क्रम में रखी जाती हैं। उसकी परिसंपत्ति की प्रमुख मदें निम्नलिखित हैं। जैसा कि अपन ने पहले भी पढ़ा है, ये हैं परिसंपत्तियां। पहला है नकदी। एक व्यावसायिक बैंक के पास रखे गए नकद कोष सबसे अधिक तरल एवं सबसे कम लाभदायक साधन होते हैं। चूंकि नकदी में 100% तरलता का गुण पाया जाता है, इसलिए यह स्थिति विवरण में सर्वोच्च स्थान पर, लाभदायकता के क्रम में सबसे नीचे के स्थान पर होती है। नकदी में वह रकम शामिल है जो बैंक की तिजोरी में रखी हुई होती है तथा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्यालय में जमा है। भारत में प्रत्येक व्यापारिक बैंक की मांग एवं समय जमा की एक न्यूनतम राशि नगद में, जिसे न्यूनतम नगद कोष अनुपात CRR भी कहते हैं, रिजर्व बैंक में जमा करानी पड़ती है तथा मांग व समय जमा का कुछ प्रतिशत कानूनन तौर पर अपने पास रखना होता है, जिसे अब कहते हैं वैधानिक तरलता कोष अनुपात या SLR। एक बैंक में रखे गए नगद कोषों की मात्रा विभिन्न तत्वों पर निर्भर करती है, जिसमें वैधानिक तरलता आवश्यकता, बैंकर का अनुभव, मुद्रा बाजार की प्रकृति, उस स्थान की व्यापारिक स्थिति जहां बैंक स्थित है, बैंकों में लोगों की बैंकिंग की आदत है, उस स्थान पर उपस्थित अन्य बैंकों द्वारा रखे गए नगद कोषों की मात्रा तथा बैंक द्वारा संभावित नगद कोषों की प्राप्ति एवं मांग आदि प्रमुख है। नकदी बैंक के लिए सुरक्षा की प्रथम पंक्ति होती है, क्योंकि बैंक को अवसायन से बचने के लिए सर्वप्रथम नकदी का ही प्रयोग किया जाता है। जनता की जमाओं की मांगों को पर्याप्त कोष होने पर ही संतुष्ट किया जा सकता है। दूसरा है अन्य बैंकों के पास चालू खातों में शेष। बैलेंस विथ अदर बैंक्स ऑन करंट अकाउंट। विभिन्न व्यावसायिक बैंकों को समय पर अतिरिक्त कोषों की आवश्यकता पड़ती रहती है, इसलिए वे एक दूसरे के यहाँ चालू खाते रखते हैं। इस प्रकार उन विभिन्न बैंकों के चालू खातों के शेष बैंक की परिसंपत्ति होती है।
ये चालू खाते भारत स्थित एवं समुद्र पार देशों के विभिन्न व्यापारिक बैंकों में हो सकते हैं। तीसरा है याचना राशि तथा अल्प सूचनार्थ ऋण, मनी एट कॉल और शॉर्ट नोटिस। नकदी के बाद तरलता के क्रम में दूसरा नंबर जो है वो याचना राशि या अल्प सूचनार्थ ऋण का आता है। नकदी वास्तव में तिजोरी में पड़ी हुई वो राशि होती है जो बैंकों को शून्य लाभ प्रदान करती है। याचिका राशि नकदी से इसलिए अच्छी है क्योंकि यह तरलता के साथ साथ कुछ ब्याज भी अर्जित करती है। यह वह उधार दी गई राशि होती है जो बैंक को मांगने पर या अल्प सूचना पर प्राप्त हो जाती है। प्राय बैंक के पास कुछ समय के लिए अतिरिक्त कोष उत्पन्न हो जाते हैं। बैंक उन कोषों का विनियोग उक्त अवधि के बाद तो कर सकता है, इसलिए उस राशि को फालतू पड़ी रहने के बजाय या रखने के बजाय वह मुद्रा बाजार के बट्टाग्रहों, सहयोगी बैंकों तथा प्रथम श्रेणी के व्यावसायिकों को अल्प समय के लिए उधार देकर ब्याज अर्जित करता है। इस राशि पर ब्याज की मात्रा बहुत कम होती है क्योंकि आधा प्रतिशत भी हो सकती है या 1% भी हो सकती है। इस राशि का कुल अनुपात भी बहुत कम होता है। लेकिन जो बड़े मुद्रा बाजार हैं जैसे लंदन मुद्रा बाजार में याचिका राशि का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। लंदन मुद्रा बाजार में यह राशि बट्टाग्रहों को न्यूयॉर्क मुद्रा बाजार में बट्टाग्रहों की अनुपस्थिति के कारण प्रतिभूति बाजार को, सिक्योरिटी मार्केट को तथा भारत में यह आपसी सहयोगी बैंकों को उधार दी जाती है। और जो ये याचना राशि की जो ब्याज दर है ये व्यस्त काल में अधिक और जो शिथिल काल या लेजी डेज हैं उनमें कम होती है। इस मद में रखे गए कोष एक बैंक के लिए सुरक्षा की द्वितीय पंक्ति इसमें माने जाते हैं। नगद कोषों के बाद सबसे जो तरलता वाले साधन हैं वो याचना ऋण ही हैं जो कि मांगने या अल्प सूचना पर मिल जाते हैं। ठीक है। फिर है विनियोग, इन्वेस्टमेंट बैंक करता है वो। विनियोग बैंक के लिए सुरक्षा की चौथी पंक्ति होते हैं। तरलता की दृष्टि से इनका चतुर्थ स्थान तथा आय की दृष्टि से दूसरा स्थान होता है। जब अर्थव्यवस्था में ऋणों की मांग कम हो जाती है तो ऐसी स्थिति में बैंक अपने कोषों को श्रेष्ठ प्रतिभूतियों में विनियोग कर देते हैं तथा जब ऋणों की मांग बढ़ जाती है तो वह अपने विनियोगों को नकदी में परिवर्तन कर ऋणों की मांग संतुष्ट करता है जिससे कि लाभ विनियोगों की तुलना में अधिक मिल सके। बैंक के लिए मुख्य विनियोग साधन केंद्र व राज्य सरकार की प्रतिभूतियां, अर्ध सरकारी संस्थानों की प्रतिभूतियां तथा निजी उपक्रमों की प्रतिभूतियां होती हैं। प्रतिभूतियों के अतिरिक्त बैंक कोषागार विपत्रों, पूर्ण व अंशकालीन अंशों, ऋण पत्रों एवं स्वर्ण आदि में भी विनियोग करते हैं। भारत में जो व्यापारिक बैंक हैं वो बैंकिंग नियमन अधिनियमन के अनुसार स्थिति विवरण में अपने विनियोगों की प्रकृति एवं मूल्यांकन का आधार दोनों ही स्पष्ट करते हैं। दरअसल परंपरा यह है कि बैंक अपने विनियोगों को जो बाजार मूल्य या लागत मूल्य जो भी कम हो उसी पर आंकते हैं और विनियोग बैंकों के लिए तरलता की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होते क्योंकि तरलता के लिए जो दो बातें होती हैं, विक्रयशीलता वो भी बिना हानि के, उनमें से एक तो ये है कि प्रतिभूतियों में जो विनियोग किए जाते हैं उनमें तो ये ठीक है, परंतु इन विनियोगों को नकदी में परिवर्तन जो करते हैं उसमें कुछ हानि भी होती है क्योंकि प्रतिभूतियों के मूल्यों में उच्चावचन
आते रहते हैं, अप डाउन्स आते रहते हैं। सरकारी प्रतिभूतियों एवं कोषागार विपत्रों में किया गया विनियोग अन्य विनियोगों से अधिक उपयुक्त होता है, परंतु लाभदायकता के अनुसार सरकारी प्रतिभूतियों, कोषागार विपत्रों एवं संयुक्त कंपनियों के हिस्सों में किए गए विनियोग, ऋण व अग्रिमों के बाद ये अधिकतम लाभप्रद होते हैं। माना जाता है वैसे कि बैंकों को सभी प्रकार की प्रतिभूतियों में विनियोग नहीं करना चाहिए। विनियोग करते समय प्रतिभूतियों की तरलता, सुरक्षा और लाभदायकता पर भी ध्यान देना चाहिए। अतः बैंक को उन प्रतिभूतियों में विनियोग करना चाहिए जो अधिक तरल हों, जिनमें विनियोजित राशि अधिक सुरक्षित रहे, जिनकी विक्रयशीलता ऊंची हो, जिनके मूल्यों में ज़्यादा उच्चावचन नहीं आते हों, जिन पर अच्छी दर से लाभ मिलता हो तथा जिन पर कुछ कर छूट आदि मिलती हो। अतः बैंक को सरकारी, अर्ध सरकारी एवं निजी प्रतिभूतियों में विनियोग की जाने वाली राशि के बीच उचित संतुलन रखना चाहिए ताकि विनियोगों में तरलता, लाभदायकता एवं सुरक्षा आदि गुणों का समावेश हो सके। नेक्स्ट है ऋण व अग्रिम, वो अपन नेक्स्ट क्लास में